Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आज देखेंगे, एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कमेंसमेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हो चुका है वो है आपका 25 जनवरी 2024 से, एंड लास्ट डेट जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो है 15 फेब 2024। क्योंकि आपका फेब स्टार्ट हो चुका है तो अब आपके पास बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप 15 फेब से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, मतलब कि फॉर्म को फिल कर दें। रिटन टेस्ट डेट इसमें क्या होता है, इस पेपर में आपको पहले से ही डेट बता दी जाती है आपका एग्जाम किस दिन हेल्ड करेगा। तो रिटन टेस्ट डेट जो है वो आपकी 10 मार्च 2024 संडे के दिन आपका ये पेपर होने वाला है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप चेकिंग द वेबसाइट रेगुलरली। किसी भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स के लिए वेबसाइट आपको चेक करते रहना है रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, इंटरव्यू कॉल लेटर्स, रिटन टेस्ट डेट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इन सब के लिए आपको चेक करते रहना है। अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, आखिर इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं इनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एडवर्टीजमेंट क्या कहता है। ठीक है, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट है इसमें देख सकते हो आप, लिखा हुआ है, हाँ अब विजिबल होगा ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट सेल आप देख पा रहे हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट। एडवर्टीजमेंट इसका आपका लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं इन टर्म्स ऑफ स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैन 2024 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 कैंडिडेट्स। तो वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, 90 कैंडिडेट्स की वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट आपका रहेगा। जो रिम्यूनरेशन है वो आपका 80,000 पर मंथ है फॉर द असाइनमेंट ऑफ 2024 एंड 25 के लिए। सिलेक्शन विल बी मेड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इट इज मेड क्लियर कि ये फुल टाइम असाइनमेंट है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है नेचर में। ये किसी भी तरह की राइट नहीं देता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कि वो कल को अपॉइंटमेंट अपना क्लेम कर सके जो कि रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर अपॉइंटमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। लॉ क्लर्क विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द असाइनमेंट टर्म। जब आप लॉ क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं उस वक्त आप कोई और असाइनमेंट नहीं ले सकते हैं। दे शैल नॉट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपने असाइनमेंट टर्म के दौरान। अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट का लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है। असाइनमेंट टेकअप करने से पहले बैचलर डिग्री लॉ में होनी जरूरी है। इंटीग्रेटेड डिग्री भी चलेगी किसी भी स्कूल या कॉलेज से विच एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट। कैंडिडेट जो 5th ईयर में अपने आपके पढ़ रहे हैं, जो 5 ईयर वाले बच्चे हैं वो 5th ईयर में जो पढ़ रहे हैं, और 3 ईयर वाले जो बच्चे 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद किसी भी स्ट्रीम में, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सब्जेक्ट टू फर्निश, उनको प्रूफ करना पड़ेगा एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन, मतलब जब वो असाइनमेंट लेंगे इसका लॉ क्लर्क का तो उससे पहले उनको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि लॉ क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने। अभी के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। कैंडिडेट के पास रिसर्च और एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब वेरियस सर्च इंजन उसको चलाना आता हो, वहां से वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए, निकाल पाए, जैसे कि ESCR, मनुपात्रा, SCC ऑनलाइन, लेक्सिस नेक्सिस एंड वेस्ट लॉ, ये सब चलाना आता हो। एज लिमिट क्या है तो 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 15 फेब 2024। मेथड क्या होगा सिलेक्शन का, जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका वो 3 फेजेस में होगा। पार्ट 1 आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड MCQ क्वेश्चंस होंगे जिसमें कैंडिडेट की एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि वो किस तरीके से लॉ को अप्लाई करता है एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करेंगे। पार्ट 2 आपका सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें राइटिंग और एनालिटिकल स्किल को टेस्ट किया जाएगा। पार्ट 3 आपका इंटरव्यू होगा। डिटेल जो है आपका पैटर्न है उसका ये अभी मैं बता दूंगी, स्कीम में आपको दे रखा है। ठीक है, नाउ टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपका सेम डे पे कंडक्ट होगा। 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा एट 23 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया।
आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी जगह जहां पर आप रहते हो क्या वो इसमें मेंशन है। अगर नहीं मेंशन है तो आपको नियरेस्ट वाला भरना पड़ेगा, नियरेस्ट आपको मिलेगा। अब ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन द कंडक्टिंग ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बीच में एक ब्रेक मिलेगा। नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिस हिसाब से रिसीव होगी एज पर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द कमिटी ऑफ ऑनरेबल जजेस ऑन लॉ क्लर्क। अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विद एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट आपका 10 मार्च को होगा। मॉडल आंसर कीज अपलोड हो जाएंगी वेबसाइट पे 12 बजे 11 मार्च को, 12 बजे दोपहर तक 11 मार्च को अपलोड हो जाएगी। एंड आपका 12 मार्च को रात में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक अवेलेबल रहेगी। ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस आप इनवाइट कर सकते हैं अगर कोई भी है पार्ट 1 में, पार्ट 2 को लेके नहीं है। एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ चार्जेस, उसके चार्जेस पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में फिट बैठते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको फॉर्म भरना है जिसके लिए लिंक सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका लिंक www.sci.gov.in। एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही, जो कि 25 जैन से स्टार्ट हो चुका है 12 बजे से। कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन या टेस्ट फी 500 रुपए की फीस पे करेंगे प्लस बैंक चार्जेस अगर एप्लीकेबल है ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होगा। कोई ड्राफ्ट नहीं देना है, कोई भी कैश पेमेंट नहीं करना, कोई भी काउंटर पेमेंट नहीं करना है। क्या पेमेंट है? ऑनलाइन मोड है। फी जो है वो आपकी किसी और फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। अगेन कोई पोस्टल एप्लीकेशन भी नहीं एक्सेप्ट होगा, ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होगा, ऑनलाइन ही फीस सबमिट होगी। फी ऑनलाइन होगी पेमेंट गेटवे के थ्रू। क्लोजिंग डेट क्या है? जैसा कि मैंने कहा 25 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है, 15 फरवरी 2024 तक है आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एप्लीकेंट्स जो हैं उनको हम रिटन टेस्ट में, मतलब हम नहीं, वो लोग रिटन टेस्ट में एडमिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फर्निश करी है। इसीलिए आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करनी है बिफोर अप्लाइंग। अगर कोई भी कैंडिडेट गलत इंफॉर्मेशन देता हुआ पाया गया या कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आपका करा जा रहा है इशू एडमिट कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। कैंडिडेट्स को अपने सिग्नेचर्स एंड फोटोग्राफ्स को स्कैन कर लेना है इस मेजरमेंट के साथ। 50 KB आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। कैंडिडेट को रिक्वायर्ड डेटा एप्लीकेशन में फिल करना है एंड ऑनलाइन फी में पेमेंट करना है इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो डिस्प्ले करा जा रहा है लिंक पर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने के बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको एप्लीकेशन का प्रीव्यू मिलेगा, साथ ही एप्लीकेशन नंबर उनको मिल जाएगा एंड उनको प्रिंट आउट निकाल लेना है अपने फिल्ड अप एप्लीकेशन का फॉर देयर रिकॉर्ड। कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन नंबर रिटेन करना है केयरफुली फॉर जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड लेटर, उसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी। ओके, जो एप्लीकेशन जो कंप्लाई इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं करेंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सारी राइट्स जो रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के पास है। फाइनल एंगेजमेंट जो होगा वो सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स होगा फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट, अदर रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज। रजिस्ट्री रिजर्व करता है राइट कैंसिल करने का, रिस्ट्रिक्ट करने का, एनलार्ज, मॉडिफाई, ऑल्टर करने का सिलेक्शन प्रोसेस। साथ ही साथ कैंडिडेट्स को ये भी दिमाग में रखना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट में अप्लाई करते टाइम कि उनको ऑड आवर्स पे भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है एंड हॉलीडेज पे भी उनको काम करना पड़ सकता है अगर वर्क की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ रिटन टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल एडवर्टीजमेंट। कमिंग टू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका डिटेल में बात करता है जिसमें दिया हुआ है कि स्कीम क्या है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क के लिए। तो टाइटल की अगर हम बात करें तो टाइटल आपका है स्कीम फॉर एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको कई टर्म्स के मतलब बताए गए हैं, दैट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड आपके लिए। अगर आप फुर्सत में होंगे बाद में तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे इसको देखते चलते हैं। टर्म एंड नेचर एंगेजमेंट का देख लेते हैं क्या होगा। तो लॉ क्लर्क जो होंगे वो एंगेज होंगे प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट पे जो कमेंस हो जाएगा रीओपनिंग ऑफ द कोर्ट। जब समर वेकेशन के बाद कोर्ट ओपन होगी तब से आपका टर्म स्टार्ट होगा एंड समर वेकेशन के एंड होने तक एंड कंक्लूडिंग बाय द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर समर वेकेशन, अपकमिंग ईयर की जो समर वेकेशन आएगी तब तक आपका एंड होगा। टर्म जो एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क का है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है आने वाले साल के लिए, वो डिपेंड करेगा जज के सेटिस्फैक्शन एंड अप्रूवल पे जिनके साथ वो लॉ क्लर्क अटैच है। टर्म जो है एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क का जो रजिस्ट्री में पोस्टेड है
उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर द सक्सीडिंग ईयर सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन अगेन जो सीनियर मोस्ट जज हैं कमिटी ऑफ जजेस के ऑन लॉ क्लर्क में उनके सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट जो है जैसा कि मैंने कहा कि वो लॉ क्लर्क को कोई भी क्लेम नहीं देता है कि वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम कर सके। लॉ क्लर्क जो लीव करना चाहता है असाइनमेंट अगर अर्ली स्टेज पर तो उसको प्रायर नोटिस राइटिंग में देनी पड़ेगी कम से कम 1 महीने पहले एडवांस में प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द जज को। एंगेजमेंट जो लॉ क्लर्क का होगा वो टर्मिनेट रजिस्ट्री के थ्रू किया जा सकता है 2 महीने का नोटिस देके। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमिंग टू रेम्यूनरेशन तो लॉ क्लर्क को कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 80,000 पर मंथ का दिया जाएगा उनके असाइनमेंट टर्म के लिए एंड कोई अदर अलाउंसेस एंड प्रीरिक्विजिट्स नहीं मिलेंगे। अगर लॉ क्लर्क को एक्सटेंशन दिया जाता है 12 महीने के बाद इनिशियल असाइनमेंट के तो उसका 10,000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, 90,000 हो जाएगा पर मंथ एक्सटेंडेड असाइनमेंट टर्म के लिए एंड कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। एंटाइटलमेंट की बात करें तो चीफ जस्टिस या फिर जज जो है दे शैल बी एंटाइटल्ड टू हैव सर्विसेज ऑफ 4 लॉ क्लर्क की सर्विस वो कर सकते हैं आउट ऑफ विच फर्स्ट 2 मैंडेटरीली सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्री। ये जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है इसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं, बाकी वो अलग से इंडिविजुअल भी होते हैं जजेस जो अपनी वैकेंसीज को निकालते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हो। कभी कभी लोगों का इसमें जिसमें नहीं होता है और अगर वो थोड़े मार्क्स से इंटरव्यू में रह जाते हैं तो इन दैट केस वो लोग अलग से अप्लाई करते हैं एंड जजेस उनको अलग से ले लेते हैं। चीफ जस्टिस या जज जो होंगे वो फ्री होंगे एंगेज करने के लिए सारे 4 लॉ क्लर्क्स को सिलेक्शन प्रोसेस, अगर वो चाहें तो अपनी चारों की चारों सीट सिलेक्शन प्रोसेस में ही दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू देयर वर्कलोड जो चीफ जस्टिस या जज होंगे वो इन्फॉर्म करेंगे और एंगेज करेंगे सर्विसेज ऑफ 5th लॉ क्लर्क। अगर उनके पास बहुत ज्यादा है काम का लोड तो फिर वो इन्फॉर्म करके 5th लॉ क्लर्क को भी एंगेज कराएंगे इन एडिशन टू 4 लॉ क्लर्क्स फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड द सिलेक्शन प्रोसेस ये एनेक्जर ए में दे रखा है, ये हम देख लेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ ये तो हम देख चुके हैं। नाउ रिजर्व पूल क्या होता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। तो कैंडिडेट जो एंगेज नहीं है जज के रेजिडेंशियल ऑफिस में मे बी बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस वो रिजर्व पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू इंटरव्यू प्रोसेस जो रजिस्ट्री ने कंडक्ट किया है। कैंडिडेट जो रिजर्व पूल में होते हैं वो रजिस्ट्री में एंगेज हो सकते हैं असिस्ट करने के लिए वेरियस कोर्ट प्रोसेस में एज पर द रिक्वायरमेंट एंड शैल बी गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ असाइनमेंट। लॉ क्लर्क जो रिजर्व पूल में है वो जज के ऑफिस में एंगेज हो सकते हैं, मतलब ये वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो रिजर्व पूल में बच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं पे लगा दिया जाएगा। वेटलिस्ट कैंडिडेट्स का क्या होता है, जो जजेस ऑफिस में एंगेज नहीं है और ना ही रिजर्व पूल में रखे गए हैं उनको असाइन किया जाएगा वेटलिस्ट इन द सीक्वेंस ऑफ कंबाइंड स्कोर, जो भी उनका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मतलब इंटरव्यू का जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पे रजिस्ट्री उनको वेटलिस्ट में रखेगी। जो कैंडिडेट्स वेटलिस्ट पे होते हैं दे मे बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क। अगर कोई भी वैकेंसी या नीड अराइज होगी जजेस के ऑफिस में रजिस्ट्री में तो उनको बता दिया जाएगा। जो वेट लिस्ट पे कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया जाएगा असाइनमेंट का या रेम्यूनरेशन का फॉर द पीरियड जिसके लिए वो वेट लिस्ट में है। वेट लिस्ट वैलिड होगा नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस ओवर होने तक, ठीक है, तब तक वो रहेगा, आपको बुलाया जा सकता है। कंटिजेंसीज, जज मिड टर्म रिटायरमेंट, अगर जज आपका रिटायर हो जाता है, लॉ क्लर्क का टर्म चल रहा है उसके बीच में अगर जज रिटायर होता है जिसको सेलेक्ट किया गया था बच्चे को क्लर्क को सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्री के थ्रू, तो जज लॉ क्लर्क जो होगा उनको रिजर्व पूल में रख दिया जाएगा एंड इनकी सर्विसेज यूटिलाइज करी जाएंगी वेरियस प्रोसेस ऑफ द कोर्ट को, मतलब किसी ना किसी काम में उनको लगा देंगे, उनको वापस बाय बाय टाटा नहीं करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ जज मिड टर्म, अगर मान लीजिए मिड टर्म में कोई नया जज अपॉइंट होता है, जज अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ऑनगोइंग टर्म, तो कम से कम उनके पास 2 लॉ क्लर्क होने चाहिए रिजर्व पूल से या हाईएस्ट रैंक कैंडिडेट्स होने चाहिए वेट लिस्ट से बाय कॉलिंग फॉर रिज्यूमे एंड टेकिंग इंटरव्यूज। रजिस्ट्री जो होगी वो प्रेफरेंसेस के लिए पूछेगी कैंडिडेट्स के इन अ सिमिलर मैनर जो एनेक्जर ए में दे रखा है इफ रिक्वायर्ड। वेट लिस्टेड कैंडिडेट सेलेक्टेड जो इस प्रोसेस से होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे टिल द एंड ऑफ द फॉलोइंग समर वेकेशन एंड देन अपॉइंटमेंट जो होगा फर्दर एक्सटेंड 12 महीने के लिए कर दिया जाएगा। नाउ लॉ क्लर्क रिजाइनिंग सर्विसेज टर्मिनेटेड मिड टर्म, रिजाइनिंग या फिर सर्विसेज टर्मिनेटेड, अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉ क्लर्क रिजाइन कर देता है या उसकी सर्विसेज को रजिस्ट्री टर्मिनेट कर देती है एट द डायरेक्शन ऑफ जजेस ऑफिस इन द मिडिल ऑफ असाइनमेंट टर्म, जब उसका असाइनमेंट टर्म चल रहा है उसके बीच में ही अगर उसकी सर्विसेज को रजिस्ट्री टर्मिनेट करती है जज साहब के कहने पे, तो जज ऑफिस में कंसिडर रिज्यूम और कंडक्ट एन इंटरव्यू प्रोसेस। जो रिजर्व पूल में कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इंटरव्यू लेंगे एंड हाईएस्ट रैंक कैंडिडेट्स हैं या तो उनका ले सकते हैं वेट लिस्ट में जो है।
न्यू लॉ क्लर्क जो होगा वो अपॉइंट होगा टिल द एंड ऑफ द फॉलोइंग समर वेकेशन एंड उनका असाइनमेंट फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 12 महीने के लिए सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ जज। कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो कंडीशन जो एंगेजमेंट का इन रिलेशन टू कंडक्ट ड्यूटीज ये सब एनेक्जर बी में है। नाउ एलिजिबिलिटी की बात करें एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, तो पीरियड जिसके लिए लॉ क्लर्क अटैच किया गया है जज के ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए वो काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए ये टाइम पीरियड भी काउंट किया जाएगा। करंट स्कीम जो है वो बार नहीं करती है किसी भी लॉ क्लर्क को टू गेट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ड्यूरिंग देयर असाइनमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी के हिसाब से लॉ क्लर्क को बाइंड नहीं किया जा रहा है, बार नहीं किया जा रहा है कि वो एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल एनरोल हो सकता है। अंडरटेकिंग क्या है? बिफोर टेकिंग अप द असाइनमेंट लॉ क्लर्क अपनी सबमिट करेगा अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट जो शेड्यूल 1 में दे रखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार के सामने। अब ये सब आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। सर्टिफिकेट क्या है? सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार इशू करेंगे। अगर असाइनमेंट टर्मिनेट हो जाता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ओरिजिनल असाइनमेंट टर्म, प्री मैच्योर डिस्चार्ज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या वॉलेंटरली आप गिव अप कर देते हो असाइनमेंट, तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उसने काम किया है। कमिंग टू ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग, जब सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग और ट्रेनिंग सेल जो रजिस्ट्री का है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ चीफ जस्टिस और कमेटी ऑफ जजेस ऑन लॉ क्लर्क वो सेशंस कंडक्ट करेंगे ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग पर न्यूली रिक्रूटेड लॉ क्लर्क्स के लिए, जहां पर उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से ब्रीफ बनाना है, केस नोट्स बनाने हैं, रिसर्च नोट्स बनाने हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल के थ्रू। पब्लिकेशन ऑफ स्कीम, जो स्कीम या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ क्लर्क है वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे अपलोड कर दी जाएगी, आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। चीफ जस्टिस भी डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिशिंग ऑफ द स्कीम किसी भी मैनर में। अब ये है आपका एनेक्जर ए एंड एनेक्जर बी जो लगा हुआ है, ठीक है। एनेक्जर ए मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जिसमें मैंने एडवर्टीजमेंट बताया था। ये हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें ये पहला वाला एज है मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये आपका डिग्री वाला है, फिर 5th ईयर और 3rd ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिसर्च एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए वेरियस सर्च इंजन का। नाउ असेसमेंट की अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्लर्क, तो रजिस्ट्री पब्लिश करेगी नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक जज ऑफिस में इन द रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट कैंडिडेट्स को इनेबल करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि वो सिलेक्शन प्रोसेस लेना चाहते हैं कि नहीं। एप्लीकेशन से इन्वाइट करने से पहले जो नंबर ऑफ क्लर्क्स रिक्वायर्ड है नेक्स्ट असाइनमेंट टर्म के लिए वो रजिस्ट्री असर्टेन करेगी फ्रॉम द जजेस थ्रू द कंसर्न प्राइवेट सेक्रेटरीज। अगर असाइनमेंट टर्म किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ क्लर्क का एक्सटेंड किया जा रहा है तो वो रजिस्ट्री को बाय द एंड ऑफ दिसंबर बताना होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट, तो कॉल फॉर एप्लीकेशन रिलीज ऑफ एडवर्टीजमेंट हर साल होता है। रजिस्ट्री रिलीज करती है कॉल फॉर एप्लीकेशन इनवाइटिंग ऑनलाइन, नॉमिनल फी 500 की प्लस बैंक चार्जेस होते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एडवर्टीजमेंट में इंडिकेट करी जाती है, जैसे कि 90 इस बार करी गई हैं। एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर की पूछता है कैंडिडेट से, जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कुछ 23 टेस्ट सेंटर्स हैं, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो। अलॉन्ग विद द एडवर्टीजमेंट सैंपल गाइड भी अपलोड वेबसाइट पर है, आप देख सकते हैं। मंथ ऑफ जैन में हर साल रजिस्ट्री इन्वाइट करती है एप्लीकेशन, जैसा कि 25 जनवरी से इस बार कर रही है। एप्लीकेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, चाहे वो कन्विक्टेड या अगेंस्ट होम क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग है। एप्लीकेंट जो 5th ईयर में पढ़ रहे हैं या 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं 3 ईयर कोर्स में आफ्टर ग्रेजुएशन, उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी पड़ेंगी अपने ग्रेड शीट की या मार्क्स कार्ड की, ट्रांसक्रिप्ट की 4th ईयर तक के। 4th ईयर तक की अगर हम 5 ईयर वाले बच्चों की बात कर रहे हैं एंड 3 ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2nd ईयर तक के आपको सारे अपने मार्कशीट्स वगैरह देने पड़ेंगे। एप्लीकेशंस जो रिसीव हो रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, वो एलिजिबल बच्चे माने जाएंगे सिलेक्शन के लिए एंड खाली वही प्रोसेस किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस है एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी को करता है, इंक्लूजन पॉलिसी को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉलोइंग स्टेप्स लेता है टू इंश्योर डाइवर्सिटी इन दिस। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इनका सेवरल रीजनल एंड नेशनल पब्लिकेशंस में होता है। कोऑर्डिनेशन होता है विद द कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। ऑर्गेनाइजिंग सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लर्कशिप स्कीम, जैसा कि मैं भी बता रही हूँ आपको। कोऑर्डिनेट करना पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग के साथ टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज एंड मार्जिनलाइज। नाउ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट 1 पार्ट 2 होगा और इंटरव्यू होगा, मैंने आपको बता दिया। सेंटर्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जो वहां पे मैंने स्कीम में बताए थे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड,
तो चीफ जस्टिस या कमेटी ऑफ जजेस ऑन लॉ क्लर्क्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चीफ जस्टिस, एग्जामिनेशन बोर्ड होगा जिसमें एडवोकेट्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, लीगल प्रोफेशनल्स होंगे, जजेस होंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एक्सपर्ट जिनका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए या ज्यादा का। एक ऑफिसर होगा जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग या रजिस्ट्री में काम कर रहा होगा फॉर द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एग्जामिनेशन बोर्ड जो होगा वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस या कमेटी ऑफ जजेस ऑन लॉ क्लर्क्स नॉमिनेट करेगा एग्जामिनर्स को फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट ऑफ द सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन पार्ट 2। पार्ट 1 आपका एमसीक्यू है तो उसमें तो आंसर्स होते हैं, ओएमआर मशीन चेक करेगी, लेकिन पार्ट 2 आपका एग्जामिनेशन बोर्ड चेक करेगा जिसमें मैंने बता दिया कौन कौन से लोग होंगे एंड वो लोग ये सब्जेक्टिव कॉपी आपकी चेक करेंगे। जो कंसर्न रजिस्ट्रार होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा एग्जामिनेशन बोर्ड एंड कमेटी ऑफ जजेस के बीच में। एग्जामिनेशन बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा क्वेश्चन पेपर सेटअप करने के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि एनेक्जर में दे रखा है। एग्जामिनेशन बोर्ड इंश्योर करेंगे कि सैंपल गाइड दी जाए क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जिससे कि कैंडिडेट्स को पता चल सके किस तरह के आंसर्स पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड शैल adhere to the highest standards of integrity, honesty, confidentiality. Now format and type of questions क्या होगा, the most important part of this session. पार्ट 1 जो सिलेक्शन प्रोसेस का होगा उसमें 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा जो आपको 2.5 घंटे में करना होगा एंड उसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इंग्लिश में होगा जिसपे ऑब्जेक्टिव टाइप रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पैसेज से कनेक्टेड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे जो आपकी एबिलिटी को टेस्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, सीआरपीसी है, सीपीसी है, आईपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप देख सकते हो आईपीसी और इंडियन एविडेंस एंड सीआरपीसी लिखा है, पुराने ही क्रिमिनल लॉज आपसे पूछे जा रहे हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रीसेंट डेवलपमेंट, आपको करंट लीगल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी जिसपे आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी इनकरेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 आपका 2.5 घंटे का हो गया, 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 2 आपका 3.5 घंटे का है, ठीक है, जिसमें 30 मिनट आपके रीडिंग टाइम होगा, 30 मिनट, आधा घंटा रीडिंग टाइम लिख लो और 3 घंटा आपका पेपर लिखने का टाइम है। 300 मार्क्स का होगा एंड इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो पहला क्वेश्चन 1 होगा ब्रीफ प्रिपरेशन, आपको एक ब्रीफ प्रिपेयर करनी होगी। इसमें कैंडिडेट को एक ब्रीफ सिनॉप्सिस या प्रेसी बनाना होगा एक केस फाइल का, ठीक है। आपको एक केस फाइल दी जाएगी जिसका आप एक कॉन्टेक्स्ट निकालोगे, एक सिनॉप्सिस बताओगे कि इस केस में क्या क्या मेंशन है। वो आपका 750 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप सिंगल पेज ले रहे हो तो उसका 2 साइड, ठीक है, आगे और पीछे दोनों साइड आपका हो जाएगा मिला के। कैंडिडेट जो है उसको कॉपी दी जाएगी स्पेशल लीव पिटिशन की, तो आपको स्पेशल लीव पिटिशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सिविल और क्रिमिनल अपील का प्रैक्टिस कर सकते हो और रिट पिटिशन। तो मेक श्योर कि अगर आपके जानने में कोई भी एडवोकेट हैं तो आप उनके पास जाके कुछ दिन ये काम भी करें, जहां पर आप एक तरफ एमसीक्यू के लिए पढ़ाई करेंगे वहां पर आप दूसरी तरफ रिटन के लिए एडवोकेट्स के पास जाइए, प्रैक्टिकलिटी को समझिए, स्पेशल लीव पिटिशंस का फॉर्मेट देखिए एंड उनसे कहिए कि हमें स्पेशल लीव पिटिशन, सिविल क्रिमिनल अपील और रिट पिटिशन इसका आप फाइल दो और मैं इसको 750 वर्ड में ब्रीफ करके लिखने का प्रैक्टिस करूंगा और आप मेरा चेक करो। पैरामीटर्स जो है इन क्वेश्चन को जज करने का वो इंक्लूड कैसे करेगा भाई, एबिलिटी कैंडिडेट की देखी जाएगी कि वो कैसे रेलेवेंट फैक्ट्स को समझ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर उसका देखा जाएगा कि उसने लीगल इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई किया है जो हाईकोर्ट और एपलेट ट्रिब्यूनल के सामने गए हैं। फिर देखा जाएगा उसने इश्यूज को कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस उसका किस तरीके से किया है, ठीक है, कोर्ट ने जैसे किया उसने उसको कितना समझा है। इम्प्यून डिसीजन का रेशियो, रेलेवेंट ग्राउंड्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, एबिलिटी क्या है टू कंडेंस द इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट लॉजिकली एंड ब्रेविटी देखी जाएगी, कितना कंसाइज आपने, कितने कम शब्दों में कितना बेहतर आपने प्रेजेंट किया है ये देखा जाएगा। क्वेश्चन 2 आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रिसर्च मेमो। इस क्वेश्चन में जो कैंडिडेट है उसको ब्रीफ फैक्चुअल डिस्प्यूट दिया जाएगा, छोटा सा आपको एक फैक्चुअल डिस्प्यूट होगा, रेलेवेंट स्टैट्यूट उसके साथ आपको पकड़ा देंगे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस क्रिमिनल पर अगर दे रहे हैं एंड आपको उसी से रिलेटेड पुराने जजमेंट्स पकड़ा दिए जाएंगे टू डिसाइड द डिस्प्यूट। मतलब आपके सामने फैक्ट्स है, आपको उन्होंने मान लीजिए क्रिमिनल का केस है कोई, ठीक है, उसके फैक्ट्स दे दिए कि ये मर्डर किया, किडनैपिंग हुई है, फलाना ढिमकाना जो भी हुआ है, अब उससे रिलेटेड आईपीसी दे दी, एविडेंस दे दिया, सीआरपीसी दे दी और साथ ही में उसी टॉपिक पर जो पिछले जजमेंट्स हैं वो पकड़ा देंगे। अब आपको उनके बेसिस पर डिस्प्यूट को डिसाइड करना है along with certain irrelevant decision जो मॉडिफाई करेंगे लाइन ऑफ प्रेसिडेंट। साथ ही में कुछ जजमेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिए जाएंगे जो वहां पे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होंगे। कैंडिडेट को एक ड्राफ्ट रीजन मेमो बनाना है
जो 500 से 750 के वर्ड्स के बीच में होगा अप्रोक्सीमेटली। अगेन 2 साइड होंगे पेपर के, 75 मार्क्स का आपका ये होगा। ठीक है। पैरामीटर्स अगेन एबिलिटी होगी, किस तरीके से आप रेलेवेंट लीगल रिसोर्सेज को यूज करते हो, लीगल लैंग्वेज आप कितनी यूज कर पा रहे हो, एक्सपोजिशन लॉ का, देन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स का कैसे कर रहे हो, लॉ को अप्लाई कैसे कर रहे हो, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओपिनियन। क्वेश्चन 3 की बात करें, एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें कैंडिडेट को आंसर करना होगा, 5 एनालिटिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा, एंड वो आपका 350 से 500 वर्ड्स में होगा, 75 मार्क्स का होगा ये भी। पैरामीटर्स क्या होंगे कि आप अपनी रीजनिंग के थ्रू और एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के थ्रू कैसे आर्ग्यूमेंट का प्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर आपके आंसर का कैसा है, एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और ग्रामर कैसा है। बात कर ले रिजल्ट्स की, तो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाना पड़ेगा, या जो भी कट ऑफ प्रिस्क्राइब करी गई है, स्पेसिफाई करी गई है पार्ट 1 में, वो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट जो ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% नहीं करते हैं, या कट ऑफ जो पार्ट 1 में स्पेसिफाई करी गई है, तो ऑटोमेटिक आप रिजेक्ट हो जाओगे, एंड एग्जामिनेशन बोर्ड आपकी सेकेंड आंसर शीट नहीं चेक करेगा, पार्ट 2 की आंसर शीट चेक नहीं करेगा। पार्ट 2 में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक, आफ्टर द असेसमेंट, मतलब आपको पार्ट 1 में 40% लाने हैं, तब आपकी सेकेंड कॉपी चेक होगी, और जब 50% सेकेंड पार्ट में लाओगे तब आपको कहीं जो है आप क्वालिफाई करोगे। असेसमेंट ऑफ द आंसर्स के बाद पार्ट 2 के जो रजिस्ट्री है वो रिजल्ट्स प्रिपेयर करेगी रिटन एग्जामिनेशन का, दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के मार्क्स को कंबाइन करके इंडिविजुअल स्कोर जो कैंडिडेट्स का है वो उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दे दिया जाएगा, जहां पे कैंडिडेट्स ने खुद को रजिस्टर करा है एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जो स्कोर किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, who are to be considered for the interview along with cut off score, उनको पब्लिश किया जाएगा वो ऑन द वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनको प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ द जजेस ऑफिस दी जाएगी इन अ सीक्वेंस ऑफ देयर चॉइस, जिनके अंडर वो काम करना चाहते हैं। कंसिडरेशन बाय जजेस, नाउ रैंक के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कंसिडरेशन एट जजेस ऑफिस, जिस तरीके से प्रेफरेंस उसने ली है उस हिसाब से। कैंडिडेट जो हायर होगा रैंक में उसको ड्यूली कंसिडर किया जाएगा जज फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज प्रेफरेंस लिस्ट। अब वो डिपेंड करेगा आपकी जिस तरह से रैंक है तो आपकी प्रेफरेंस को उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हर एक जो जज ऑफिस होंगे उनको प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉट किए जाएंगे कंसिडर करने के लिए, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए। जो रेजिडेंशियल ऑफिसेज हैं इन कोऑर्डिनेशन विद रजिस्ट्री, वो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अरेंज कर सकते हैं ऑफ द कैंडिडेट्स विद जज ऑफिस फॉर विच दे हैव शॉर्टलिस्टेड एट अ सेट कट ऑफ डेट। फर्स्ट राउंड कट ऑफ के बाद रेजिडेंशियल ऑफिस जो है वो रजिस्ट्री को इन्फॉर्म करेगा किस कैंडिडेट को वो लेना चाहते हैं। फिर रजिस्ट्री कंपाइल करेगा लिस्ट सारी रिमेनिंग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जिन्होंने सेलेक्ट नहीं हुए थे, एंड रिमेनिंग लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी, जजेस के साथ शेयर करी जाएगी जो वैकेंसीज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। सेकेंड राउंड कट ऑफ के बाद रेजिडेंशियल ऑफिस हर एक जज का फिर फ्री है टू कॉन्टैक्ट शेड्यूल करने के लिए इंटरव्यू विद एनी कैंडिडेट फ्रॉम द रिमेनिंग कैंडिडेट लिस्ट। इसी तरीके से चलेगा। सिलेक्शन होने के बाद रजिस्ट्री इंटरव्यू कंडक्ट कराएगी 150 मार्क्स का विद अ कट ऑफ ऑफ एटलीस्ट 50% टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर रिजर्व पूल। रिजर्व पूल के लिए ऐसा कराया जाएगा। अगर कैंडिडेट को फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो रजिस्ट्री रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करेगी ऑफ एन अमाउंट जो इक्विवेलेंट है ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी का बाय थर्ड एसी बाय रेल फॉर द शॉर्टेस्ट रूट सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वैलिड टिकट्स एंड रिसीट। अगर फिजिकल के लिए बुलाती है तो, अगर फिजिकल के लिए नहीं बुलाती है तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑफर्स टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। एक बार रजिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जज के ऑफिस से, तो वो रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर देंगे कंसर्न कैंडिडेट को इंडिविजुअली। नाउ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रेजिडेंशियल ऑफिसेज में होंगे अलॉन्ग विद द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट जो रिजर्व पूल में हुए, उनको एंगेजमेंट एज अ लॉ क्लर्क दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट प्रोवाइड रेफरेंस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का रेफरेंस देना पड़ेगा, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स होंगे जिन्होंने उसको पढ़ाया है बिफोर टेकिंग अप द एंगेजमेंट एज अ लॉ क्लर्क। नाउ अब ये आपका एनेक्जर 2 आ जाता है, एनेक्जर बी आ जाता है, जिसमें कंडीशंस वगैरह दे रखी हैं एंगेजमेंट की, जिसमें सबसे पहले है लॉ क्लर्क की ड्यूटीज क्या होंगी। तो ब्रीफ समरी प्रिपेयर करना फ्रेश एडमिशन मैटर्स में, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना रेगुलर हियरिंग मैटर्स में, कोर्ट में बैठना ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ रेगुलर मैटर, नोट डाउन करना सारे आर्ग्यूमेंट्स को, रिसर्च वर्क कैरी आउट करना जज को असिस्ट करने के लिए, ड्राफ्ट जजमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जज को असिस्ट करना इन प्रिपेयरिंग द स्पीचेस एंड एकेडमिक पेपर्स, हेड नोट्स जजमेंट्स के प्रिपेयर करना ऑथर्ड बाय द जजेस, कोई अदर वर्क करना जो डायरेक्ट जज आपको कहेंगे। लॉ क्लर्क जो अटैच है रजिस्ट्री के साथ वो सारे टास्क अंडरटेक करेगा जो भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी बोलेगी।
Coming to attendance and leave, which is very important aspect for any of the law clerk. लॉ क्लर्क को लीव दी जाएगी, लीव ऑफ एब्सेंस कम मिनिमम 8 डेज की, जो जज अप्रूव करेंगे, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्री विद हुम दे आर अटैच। जज या ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्री विद हुम लॉ क्लर्क अटैच है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा लीव सैंक्शन करने के लिए। अनऑथराइज्ड एब्सेंस के लिए कोई भी आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, आपके पैसे कटेंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी जो जज के हैं या ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्री जिसको लॉ क्लर्क जिसके साथ अटैच है, वो प्रॉपर अकाउंट रखेगा आपके अटेंडेंस का, लीव का, अनऑथराइज्ड एब्सेंस का, एंड वो इंटीमेशन लास्ट वर्किंग डे पे हर एक कैलेंडर मंथ के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड के लिए दे देंगे। ड्यूटी आवर्स की बात करें, फुल टाइम जॉब है। लॉ क्लर्क में भी रिक्वायर्ड टू अटेंड द रेजिडेंशियल ऑफिस पे भी जाना पड़ सकता है कंसर्न जज के, इन एडिशन टू नॉर्मल ड्यूटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। लॉ क्लर्क जो है उसको ऑफिस और रेजिडेंशियल ऑफिस दोनों अटेंड करना पड़ सकता है, इवन ऑन गेजेटेड एंड लोकल हॉलीडेज। हाउएवर टाइम शेड्यूल जो ड्यूटी आवर्स का होगा वो जज फिक्स कर देंगे। नाउ कंडक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टर्म ऑफ असाइनमेंट, लॉ क्लर्क मेंटेन करेगा बाय डिवोशन टू ड्यूटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल्स। लॉ क्लर्क हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेपुटेशन इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखें। लॉ क्लर्क जज ऑफिस से अटैच हैं कि नहीं है रजिस्ट्री में, वो मेंटेन करेंगे अटमोस्ट सीक्रेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स जो उनकी नोटिस में आता है। लॉ क्लर्क कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज जो उनके नॉलेज में आती है ऑन अकाउंट ऑफ ऑफिशियल अटैचमेंट इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट टर्म, जब तक कि डिस्क्लोजर लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। लॉ क्लर्क जो होगा वो प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से गवर्न होगा। लॉ क्लर्क कोई भी असाइनमेंट अपने असाइनमेंट टर्म एज अ लॉ क्लर्क के टाइम नहीं ले सकते हैं, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एनरोलमेंट करवा सकते हो बट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। लॉ क्लर्क अपीयर नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, shall not appear for a period of 2 years before the judge। जिनके साथ वो अटैच था एज अ लॉ क्लर्क 2 साल तक आप उनके सामने एज अ एडवोकेट नहीं अपीयर हो सकते हो। लॉ क्लर्क विल नॉट लीव दिल्ली एनसीआर विदाउट सीकिंग परमिशन, जज से बिना परमिशन लिए दिल्ली एनसीआर लीव नहीं करेगा या सुपरवाइजिंग अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए। लॉ क्लर्क विल नॉट अवेल लीव विदाउट गेटिंग इट सैंक्शन इन एडवांस। इमरजेंसी के केस में इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करेगा, प्राइवेट सेक्रेटरी को कन्वे करेगा and supervising authority को about their inability to attend the office. Law clerk should maintain punctuality in attending their duties. ठीक है, now this is the undertaking जो आपको साइन करके देनी होती है, जो मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट के बाद, and this is the whole आपका ये सर्टिफिकेट हो गया जो आपको मिलता है आपका कंप्लीशन पीरियड के बाद। ठीक है, ये हो गया पूरी तरीके से आपका ये प्लानिंग कब क्या होता है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप आपके लिए ये इजी होगा, अब कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, बाकी अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, CUET नेविगेटर LLM एक्सपेडिशन 2024, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5th of Feb से। क्योंकि आपका CUET PG LLM का एग्जाम 11th of March के बाद कभी भी हेल्ड हो सकता है, तो हम लोग ये CUET नेविगेटर ये LLM एक्सपेडिशन बैच आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। जी हाँ, क्योंकि CUET PG का एग्जाम आपका MCQ बेस्ड होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाना आपके लिए इस टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कमी हो सकती है क्वेश्चंस की। ये पेपर अभी बहुत बार कंडक्ट हुआ भी नहीं है, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। इस पेपर में अराउंड 33 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, तो हम आपको असिस्ट करेंगे आपके उन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नहीं मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस बैच में फटाफट से एनरोल कर लें। 5th of Feb से स्टार्ट होने वाला है। 40+ लाइव क्लासेस हम आपके एग्जाम से पहले करवाएंगे। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होगा, इन क्लास PDF हम देंगे आपको क्वेश्चंस के। साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यूज करना कोड मत भूलना, MSING10 ये कोड है जो आपको यूज करना है जब आप एनरोल कर रहे हो CUET PG LLM बैच के लिए। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप CLAT PG अदर LLM एग्जाम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो अचीवर्स बैच 2.0 आपका 25th of Jan से स्टार्ट हो चुका है। ये बैच में आपको 500+ लाइव क्लासेस मिलेंगे, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। अगेन ये कोड यूज करना मत भूलिएगा, फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। CLAT PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं केस एनालिसिस का, एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही हैं।
कॉन्स्टिशिप की सीरीज में अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ। ये रहा QR कोड, कभी आपने विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको स्कैन करके जरूर जाके चेक करो। इसमें बहुत सारे आपके मतलब के ही जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं ये लेक्चर्स लेती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। इस पे आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स मिलेगा, आपको इस पे पूरा का पूरा प्रॉपर्टी लॉ के डिटेल में लेक्चर मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इस पे मिल जाएंगे। एंड 2023, 2022, 2021 एंड 2020 इसके आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट्स भी मिलेंगे, तो इस पे जाके एक बार जरूर चेक करें। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, अगर अभी तक आपने इसको स्कैन नहीं किया है जल्दी से स्कैन करिए। सारी अपडेट्स आपको इस पर मिलेंगी, चाहे वो वीडियोस की हो, चाहे आपको लाइव क्लासेस की हो, सारी अपडेट्स इस पर मिलेंगी। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल की, तो अंतिम वार सीरीज में चला रही हूँ इस टाइम पे CUET PG LLM के लिए। जी हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री YT बैच है, जिसमें मैं आपको डिटेल में सारे माइनर लॉज एंड मेजर लॉज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। तो टाइम मिले जब तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ये लेट्स क्रैक क्लैट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जाके जरूर प्लेलिस्ट में अंतिम वार सीरीज चेक करिएगा, आपके CUET PG LLM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब करो। सारी चीजें आपके लायक, आपके ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से है हर चीज जो है, और अंतिम वार सीरीज को यहाँ पर बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना। इसको जाके देखिएगा, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अंतिम वार सीरीज में। थैंक यू।